सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रेस एकेडमी, द रेस ऑफ चैंपियंस। आई एम सागर गुप्ता, योर सिविल इंजीनियरिंग फैकल्टी। और आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 होने वाला है मैकेनिक्स सब्जेक्ट का। तो अब तक की हम लोगों ने 4 लेक्चर में कवर कर लिया था, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था, फोर्सेस। तो फोर्सेस के बारे में हम लोग देख रहे थे। तो फोर्सेस के बारे में हम लोग का लास्ट टॉपिक क्या था? तो लास्ट टॉपिक में हम लोग देख रहे थे आपका लास्ट क्लास रिवीजन। ठीक है, लास्ट क्लास में रिवीजन हम लोग कर रहे थे, करेंगे रिवीजन। ठीक है, तो हम लोगों के लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ठीक है, देखिए, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि फोर्सेस के बारे में और फोर्सेस के यूनिट्स के बारे में। ठीक है, फोर्सेस की यूनिट क्या थी? एब्सोल्यूट यूनिट थी। ठीक है, एब्सोल्यूट यूनिट। और दूसरा हो जाएगा आपका ग्रेविटेशनल यूनिट। हम लोगों ने बारी बारी से करके इन दोनों चीज़ों के बारे में देख लिया था, ग्रेविटेशनल यूनिट। आज की क्लास में हम लोग थोड़े से न्यूमेरिकल भी देखेंगे। न्यूमेरिकल कह लीजिए या आपके बुक्स के पीछे देखिए, मैं देख लेता हूँ पहले क्वेश्चंस हैं कि नहीं इसमें, इस चैप्टर में। क्वेश्चन है, हल्के फुल्के थ्योरी टाइप के हैं। ठीक है, तो थोड़े से क्वेश्चन भी देख लिए जाएंगे और थोड़ी और आज कॉन्सेप्ट देख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो एब्सोल्यूट यूनिट और ग्रेविटेशनल यूनिट में हम लोगों ने बताया था कि एब्सोल्यूट यूनिट, ठीक है, इन इन द एब्सोल्यूट यूनिट, एब्सोल्यूट यूनिट में क्या होता है, आपकी फोर्सेस डिपेंड करती हैं मास पे, और दूसरा एक्सेलरेशन पे। ठीक है, मास पे डिपेंड करती हैं और एक्सेलरेशन पे करती हैं। अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट में। तो ग्रेविटेशनल यूनिट में आपकी फोर्सेस डिपेंड ऑन ग्रेविटेशनल यूनिट, या कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, फोर्सेस पे। तो इसमें हम लोगों ने देखा था एब्सोल्यूट यूनिट की बात करते हैं। तो एब्सोल्यूट यूनिट में हम लोगों ने देखा था सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। तो सीजीएस में आपकी फोर्स की यूनिट क्या होती है? सीजीएस में फोर्स की यूनिट डाइन होती है। और एफपीएस में फोर्स की यूनिट पाउंडल होती है। और एमकेएस में फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। और हम लोगों ने देखा था कि वन सीजीएस, जो आपका सीजीएस में आपका फोर्स का यूनिट है जो कि डाइन है, और एमकेएस यानी इसमें रिलेशन देखा था हम लोगों ने, रिलेशन बिटवीन फोर्सेस ऑफ यूनिट या यूनिट ऑफ फोर्सेस। ठीक है, सीजीएस और क्या है, एमकेएस। तो आपका सीजीएस में यूनिट क्या थी? या 1 न्यूटन बराबर क्या था? 10⁵ डाइन था। ये हो गया हमारे लास्ट क्लास का रिवीजन का थोड़ा थोड़ा ग्लिम्प्स, हल्की सी झलक हो गई। अब बात आगे करते हैं, जो आपका हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्सेस स्टार्ट किया था टॉपिक। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्सेस, इसमें क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्सेस में हम लोग के दो मेथड थे। पहला मेथड था वेक्टर मेथड, दूसरा मेथड था वो नोटेशन। तो वेक्टर मेथड में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों को आपको वेक्टर मेथड में देखा था फोर्स को दिखाने के लिए, यानी कि वेक्टर मेथड में फोर्स को दिखाने के लिए हम लोगों को दो पैरामीटर्स को पहले, मेनली बेसिक दो पैरामीटर को कंसीडर करना पड़ेगा। वो दो बेसिक पैरामीटर क्या क्या हैं? वो आपके दो बेसिक पैरामीटर हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। और हम लोगों ने दो कुछ एक्स्ट्रा और पढ़े थे, जिसे कहते हैं सेंस और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो पहला हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड, दूसरा हो जाएगा आपका डायरेक्शन, तीसरा सेंस
और चौथा हो जाएगा आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, सेंस, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अब बात आगे करते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग वेक्टर मेथड की बात कर रहे थे। यहाँ लिखेंगे अब इस मेथड के बारे में। देखिए, वेक्टर मेथड में क्या करते हैं हम लोग, आप यहीं पहले लिख लेते फिर समझाते हैं। इन वेक्टर मेथड we use we use line along with arrow। ठीक है, along with arrow on the head, the arrow on the head। ठीक है, तो कैसे सर, ये क्या है इसका मतलब, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपने एक ऐसे एक लाइन बना दी जिसपे एक एरो लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। कुछ हुआ नहीं, चलिए छोड़िए, हम अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए ये एक लाइन है, आप देख पा रहे होंगे, लाइन दिख रही है। ठीक है, ये हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ करी और उस पे एक हेड पे एक एरो लगा दिया। ठीक है, बात करते हैं, जो आपका ये हिस्सा देख रहे हैं आप, जो आप जो आप अपने एरो का ये हिस्सा देख पा रहे हैं, ये वाली लेंथ। ठीक है, यहाँ से ये वाली। ठीक, और ये यहाँ से लेकर के ये वाली, और फिर यहाँ से लेकर के ये जो देख रहे हैं आप। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है, इसको क्या कहते हैं, ये आपका शो करता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस। और जो आप ये हेड ऑफ एरो की ये जो देख रहे हैं एरो, ये क्या दिखाता है, सेंस को। ठीक है, ये क्या दिखाता है, आपके सेंस को दिखाता है। अब बात करते हैं, चलिए छोड़िए, ये ठीक है, ये आपका दिखाता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को। आगे बढ़ते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, हाँ, तो यहाँ लिखेंगे आप लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द एरो ऑन द हेड रिप्रेजेंट द एरो ऑन द हेड रिप्रेजेंट द सेंस ऑफ फोर्स। ठीक है, ठीक है सर, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं,
ये चीज़ समझ में आई कि नहीं? पहले आप लोग ये देख लीजिए, कवर कंफर्म करिए। आप इसको शॉट लीजिए, फिर मैं इसे प्रॉपर इसको डिफाइन करता हूँ, ठीक है? इसको शॉट ले लीजिए। ये हो गया आपका। अब बात आगे करते हैं, ठीक है? अब बात आगे करते हैं कि सर, जो आप ये एरो दिखा रहे हैं, तो क्या ये एरो कहीं भी बना सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं? तो नहीं, इसका भी एक सिग्निफिकेंस है, सिर्फ ऐसे ही नहीं दिखाते। आगे बढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई डायग्राम बनाया, जैसे मान लीजिए आपने फोर्स को कुछ ऐसा दिखाया, ठीक है? आप फोर्स को कुछ ऐसा दिखा रहे हैं, या फोर्स को आप ऐसा भी दिखा सकते हैं, या फोर्स को ऐसे भी ले जा सकते हैं, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है, आपको ये शो करता है, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं रैंडमली ड्रॉ नहीं करते, इसका एक सिग्निफिकेंस होता है। ये आपका डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे, ठीक है? यहाँ पे लिखेंगे कि स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट एंड एरो ऑन द हेड एंड एरो ऑन द हेड रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड सेंस ऑफ फोर्स, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो आपका स्लोप है, यानी आपकी जो फोर्स की ये जो दिखा रहा है डायरेक्शन, ये इधर देखिए, स्लोप ही तो है। आप हॉरिजॉन्टल अगर ड्रॉ करते हैं, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ये आपका वर्टिकल एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस देखा जाए, ये आपकी, हालांकि मैंने फोर्स में ड्रॉ की, ये मैंने आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ किया था। तो इस पे अगर आप इसके देखिए कार्टेशियन सिस्टम में देखा जाए, कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करा जाए, ये देखिए, ये आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस को दिखाता है, और ये वर्टिकल लाइन आपको वर्टिकल एक्सिस को दिखा रहा है, शो कर रहा है। तो अगर इसके अगेंस्ट देखा जाए, अगर हम लोग ऐसे कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, या ये फोर्स को ड्रॉ किया हमने, तो ये फोर्स आपका, ठीक है, मान लीजिए यहाँ ओरिजिन से कोई फोर्स ओरिजिनेट हो रहा है, एक मिनट, ठीक है? आपका ओरिजिन से कोई फोर्स ओरिजिनेट हो रहा है, तो ये फोर्स ओरिजिनेट हुआ, तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस से थीटा एंगल पे, या थीटा कह लीजिए, या फिर लैम्डा कह लीजिए, लैम्डा एंगल पे ये क्या है आपका, लैम्डा एंगल पे इंक्लाइंड है विद द हॉरिजॉन्टल। तो अब ये क्या है, ये आपका शो कर रहा है इंक्लिनेशन। तो क्या सर यहाँ पे ये समझ में आया हमें कि स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट, तो ये जो स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट है, ये लाइन हमने दिखाया, ये आपका शो करता है आपका स्लोप, ठीक है? आपका डायरेक्शन ऑफ द फोर्स शो करता है, क्या शो करता है? डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड सेंस ऑफ फोर्स, यानी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि जिस डायरेक्शन में हम लोगों ने फोर्स बॉडी पर लगाया है, या जिस डायरेक्शन में बॉडी पर फोर्स लगी हुई है, ठीक है? अब आगे बात करते हैं, ये हो गया हमारा। अब आगे बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने यहां से लेकर के एक एरो ड्रॉ किया यहाँ पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिख तो रहा है ना? पहले हटू, ठीक है? अब आगे बात करते हैं, ये जो मैं भी एरो बनाया था, इनिशियल पॉइंट, ठीक है? ये आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये जो आप देख रहे हैं, मान लीजिए ये पॉइंट ए, ठीक है, पॉइंट ए, और ये हो गया आपका पॉइंट बी। तो पॉइंट एट पॉइंट ए, यहां लिखेंगे एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए, इट इज इनिशियल पॉइंट, ठीक है? इनिशियल पॉइंट जहां से फोर्स क्या हो रहा है,
और यहाँ पे लिखेंगे इनिशियल पॉइंट, एट पॉइंट ए इट इज इनिशियल पॉइंट। ये क्या इनिशियल पॉइंट है, जिसे बोलेंगे हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट। और दूसरा पर लिखेंगे एट पॉइंट बी इट इज टर्मिनेटिंग पॉइंट। ठीक है। तो हमारा देखिए एट पॉइंट ए इट इज इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट को बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। और ये हो जाएगा हमारा बी एंड पॉइंट। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब आगे बात करते हैं, ये चीजें तुम्हारी हो गई। आगे देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपकी बुक में। इनिशियल पॉइंट हो गया और टर्मिनेटिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? चलिए ठीक है, टू शो वर्टिकल क्या था, वेक्टर मेथड। हाउ टू रिप्रेजेंट फोर्सेस बाय वेक्टर मेथड। ठीक है भाई, वेक्टर मेथड इसमें क्या करते हैं, बहुत आसान सा है, दो ही लाइन के स्टेप है तो बहुत, पर इंपॉर्टेंट जो है वही हम लोग लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे टू रिप्रेजेंट, यहाँ पे जो मैं मेथड लिख रहा हूँ उसको लिखेंगे वेक्टर रिसोल्यूशन मेथड कह लीजिए, वेक्टर बाई वेक्टर रिजोल्यूशन मेथड। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग टू रिप्रेजेंट द फोर्सेस बाय द वेक्टर रिजोल्यूशन मेथड। ठीक है, टू रिप्रेजेंट द फोर्सेस बाय वेक्टर रिजोल्यूशन मेथड वी हैव फॉलोइंग गिवन स्टेप्स। क्या लिखेंगे, वी हैव फॉलोइंग स्टेप्स बिलो। आगे बढ़ते हैं, पहला लिखते हैं। पहला स्टेप क्या है, ड्रॉ ड्रॉ द लाइन सेगमेंट with with the help of suitable scale। ठीक है, किसी एक कोई स्केल ले लीजिए, स्केल वो स्केल नहीं पटरी वाली नहीं, एक स्केल जैसे आपने अभी, मैं समझाता हूँ इस चीज को। दूसरा हो गया, ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ड्रॉ द लाइन सेगमेंट पैरेलल टू द, ठीक है, ड्रॉ द लाइन सेगमेंट पैरेलल टू द फोर्स फोर्सेस गिवन, या कह लीजिए और एक्टेड ऑन द बॉडी। ठीक है, उसमें फोर्स क्या हो या तो एक्ट हो, उस पे हम लोग ड्रॉ करेंगे। आइए एग्जांपल लेते हैं इस चीज का, पहले समझ लेते हैं, फिर इसका हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं, डायग्राम समझते हैं। पहला देखिए क्या है कि आप लाइन सेगमेंट, जैसे कोई भी आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, स्टेप वाइज करते हैं हम लोग।
ड्रॉ द लाइन सेगमेंट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल स्केल। मान लीजिए हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ करी, यही लाइन सेगमेंट वही फोर्सेस के लिए ही जो आपने लाइन सेगमेंट चूज की है, ये लाइन सेगमेंट आपने लिया, ठीक है। मान लीजिए ये लाइन है, उस पर ये एरो लगा हुआ, 1 मिनट, ये एरो ऑन द हेड है, ठीक है। एरो क्या बताता है आपको, सेंस बताता है। एक बार कमेंट बताइए कि स्लोप ऑफ लाइन क्या बताता है। कमेंट में आप लोग कमेंट भी करिए, थोड़ा आप भी एक्टिव रहिएगा कमेंट में। आप ये समझिए आपका होमवर्क जो भी मैं क्लास में कहता हूँ वो आप होमवर्क टाइप का समझ लीजिए और कमेंट में लिख दिया कीजिए। स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट क्या बताता है। टाइम लीजिए, तब तक मैं पानी पी लूँ। चलिए आप लोग कमेंट करिएगा, मैं बात स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट क्या बताता है आपको, बताइए। चलिए ये आप कमेंट बताइएगा, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट क्या बताता है, ये देखिए। हाँ, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल स्केल हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लाइन को ड्रॉ कर देंगे। अब स्केल क्या होता है, स्केल समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी बॉडी है, कोई बॉडी है, ये बॉडी है, ये ग्राउंड पे रखी हुई है ये बॉडी, ठीक है। अब इस बॉडी पर मान लीजिए कि 50 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कितने न्यूटन का, 50 किलो न्यूटन का। मान लीजिए ये बॉडी पे 50 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, या लिख लीजिए 500 किलो न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्केल लेंगे, स्केल इन द सेंस अपनी कॉपी पे ही लिख लेंगे, ऐसा कुछ कोई वो बड़ा वो रूल नहीं है कि ये क्या है सर आप कह रहे हैं। स्केल लेंगे, अब उस स्केल में क्या होगा कि स्केल लेंगे और उसमें कह देंगे, मान लीजिए कि जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है उसको हम लोग 1/10 से डिवाइड कर रहे हैं, या कह लीजिए स्केल को क्या लिया जा रहा है, 1:10 का लिया जा रहा है। तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, फिर स्केल 500/10 करेंगे, तो 10 से 10 मर गया, ठीक है। 10 से 10 मर गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बचा कितना, 50 किलो न्यूटन बचा, 50 किलो न्यूटन बचा। तो अब इस 50 किलो न्यूटन को हम लोग इस स्केल पे दिखाएंगे और इस पे इसके मैग्नीट्यूड लिख देंगे, 50 किलो न्यूटन। तो ये क्या है, ऑन द स्केल ही तो ड्रॉ हुआ, ये हो गया हमारा स्टेप। दूसरा क्या है, ड्रॉ द लाइन सेगमेंट पैरेलल टू द फोर्स, फोर्स गिवन और एक्टेड ऑन द बॉडी। इसका मतलब ये है कि बॉडी पर जो भी फोर्स लग रहा है, जो भी बॉडी पर आपके फोर्स लग रहा है उसके पैरेलल हम लोग लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करेंगे। जैसे मान लीजिए ये तो फील्ड में है, मतलब आप बॉडी एग्जाम रियल लाइफ एग्जांपल है कि बॉडी पे आप फोर्स लगा रहे हैं। अब इसको हम लोग को पेपर पे उतारना है। मान लीजिए ये पेपर है, जैसे मान लीजिए ये पेपर आपने लिया, ठीक है। अब इस पेपर पे इस फोर्स को लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इसके पैरेलल, ठीक है, इसके पैरेलल हम लोग फोर्स को शो करेंगे। मान लीजिए फोर्स कुछ यूं गया, और यहाँ पे फील्ड में ये एग्जांपल थी कि 500 किलोमीटर का लग रहा है, पर रियल लाइफ सॉरी फील्ड पे ये 500 किलोमीटर लग रहा था। पर हम लोग जब आप पेपर पे आएंगे, पेपर वर्क करेंगे, देखिए ये पहले एरो दिखा दें, ठीक है। तो इस पे लिखेंगे हम लोग 50 किलो न्यूटन, जो कि हम लोगों की स्केल पर आया है। और कहीं यहीं पे स्केल आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये स्केल हो गया। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा सेकंड मेथड क्या है, वो पाई बो नोटेशन। 1 मिनट, इसको 1 मिनट रुकिएगा। चलिए हमारा सेकंड मेथड क्या है, बाई ठीक है, बाई बो नोटेशन, ठीक है, बो नोटेशन। सेकंड मेथड पे आते हैं, बाई बो नोटेशन। नाम से ही समझ आ रहा है, बो, बो यानी भी एरो ही होता है, ठीक है।
थ्योरी कह लीजिए। अब इसमें क्या है, इट वाज डेवलप्ड और इन्वेंटेड बाय इंजीनियर नेम्ड नेम्ड वो। इसको एक इंजीनियर ने बनाया था इस मेथड को, जिसे और उस साइंटिस्ट का नाम क्या था या इंजीनियर का नाम क्या था, उसका नाम था बो। तो हम लोग अब इसमें करते क्या है, बो मेथड में, इसमें ये भी बिल्कुल सिमिलर ही है उस मेथड के जो अभी वेक्टर, इसलिए ज़्यादा इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें। चलिए देखते हैं। मान लीजिए एक हम लोगों ने लाइन सेगमेंट बनाया, एरो ऑन द हेड दिखाया, ठीक है, हेड पे एरो दिखा दिया। तो हम लोग इस पे क्या करेंगे कि लाइन के उस तरफ दोनों डायरेक्शन, दोनों स्पेस में, ठीक है, इस लाइन की तरफ दोनों तरफ स्पेस है, आप देख पा रहे हैं। तो जो ये लाइन देख रहे हैं, पॉइंट इस तरफ और पॉइंट इस तरफ, तो इन दोनों की तरफ हम लोग क्या करते हैं इस मेथड में, कैपिटल लेटर ऑफ जो अल्फाबेट होते हैं, कैपिटल लेटर अल्फाबेट से मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस को दिखाते हैं। क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस को दिखाते हैं। इसको लिख लेंगे, इन द मेथड ऑफ बो नोटेशन, ठीक है, इन द मेथड ऑफ बो नोटेशन द लाइन सेगमेंट इज ड्रॉन, ठीक है, लाइन सेगमेंट इज ड्रॉन एंड, लाइन सेगमेंट इज ड्रॉन एंड द space across the line segment of both side is characterized or named by capital alphabetical letter, capital alphabetical letter which shows the magnitude of force, ठीक है, वो क्या शो करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स शो करता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको डिफाइन तो कर ही दिया हूँ, फिर भी आप एक बार और डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, आप लोग इसको ले लिया होगा, लिख लिया होगा। अब आगे बात करते, हाँ समझा दिया जाए पहले। इस मेथड में क्या होता है कि इस मतलब बो नोटेशन के मेथड में लाइन सेगमेंट ड्रॉ की जाती है, एज सिमिलर वेक्टर रिजोल्यूशन मेथड में किया था हम लोगों ने, उस पे हेड ड्रॉ की जाती है। अब क्या करते हैं इस पे कि लाइंस जो दोनों तरफ स्पेस देख रहे हैं खाली है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है आपको इस ये आपका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
लिखेंगे द डायग्राम इन विच फोर्सेस आर रिप्रेजेंटेड एंड मैग्नीट्यूड आर रिटेन along with their name is called स्पेस डायग्राम। ठीक है, इसको इस डायग्राम को, इस तरह के डायग्राम क्या बोलते हैं? स्पेस डायग्राम बोला जाता है। ठीक है, इसको समझ लीजिए। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, ये देख लेते हैं। ठीक है इफेक्ट ऑफ फोर्स, या कह लीजिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स क्या होता है यहाँ देख लेते हैं। लिखेंगे, थोड़ा सा आपके लिए ये जाना पहचाना टॉपिक है, क्योंकि अभी हम लोगों ने इसके बारे में पहले से ही डिस्कशन कर रखा हुआ है। ठीक है, देखते हैं। एज वी नो दैट force is vector quantity, that's why we have to we have to ठीक है, that's why we have to represent the following elements in the analysis of forces। तो हम लोग को क्या करना होगा कि फॉलोइंग फोर एनालिसिस, मतलब इसमें हम लोग क्या करना होगा, फोर्स को रिप्रेजेंटेशन में फॉलोइंग एलिमेंट्स को क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे रिप्रेजेंट सर, आइए देखते हैं। या क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हम लोग ने देख लिया। क्या करेंगे ये देखना है। पहला, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं इसमें, पहला, ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहला क्या है, मैग्नीट्यूड। दूसरा हो जाएगा डायरेक्शन। तीसरा, ठीक है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, और तीसरा हो जाएगा सेंस, और चौथा हो जाएगा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ, या नेक्स्ट टॉपिक होगी हमारी इफेक्ट ऑफ फोर्स, कि हम लोग फोर्स का इफेक्ट क्या होता है किसी भी बॉडी पर। इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था वेक्टर रिजोल्यूशन मेथड में, हम लोग फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो और बो का, सॉरी, आपका हेड का इस्तेमाल करते हैं। और बो नोटेशन मेथड में भी एज यूजुअल इन द वेक्टर एनालिसिस मेथड एरो यानी कि लाइन सेगमेंट और उसके ऊपर एरो का इस्तेमाल करते हैं। और बो नोटेशन में उसके जो दोनों तरफ स्पेस खाली होते हैं उनके स्पेस में हम लोग मैग्नीट्यूड यानी कि ए और बी करके उनके मैग्नीट्यूड के नेम भी लिख दिया करते हैं। तो इनको नोट, और ये आपकी स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट क्या दिखाती है, आपको सेंस दिखाती है। हाँ लिखेंगे
इफेक्ट ऑफ फोर्स करेंगे, और पहले एक चीज और लिख देते हैं, स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट, यही लिख देते हैं, स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट along with the head या along with the arrow represent sense of force। ठीक है, क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है सेंस ऑफ फोर्स के बारे में। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होती है, कि फोर्स लिखेंगे, मतलब हमारे बॉडी पर फोर्स क्या इफेक्ट डालती है, लिखेंगे फोर्स कॉज बॉडी टू, फोर्स कॉज स्टैटिक बॉडी टू मूव और change its position as it acquired earlier। ठीक है, दूसरा दूसरा लिख सकते हैं हम लोग, फोर्स कैन कॉज अ डायनामिक और मूविंग बॉडी कॉज मूविंग डायनामिक और मूविंग बॉडी टू स्टैटिक कंडीशन। ठीक है, डायनामिक स्टैटिक कंडीशन और टू और टू और टू स्टॉपेज कंडीशन। स्टॉपेज कंडीशन। ठीक है, अब यहाँ से दो पॉइंट हम लोग समझते हैं भी, तो कुछ पॉइंट और लिखवा लिए जाएंगे। पहला पॉइंट ये कहता है कि फोर्स कॉज स्टैटिक स्टैटिक बॉडी, जो हमारी स्टैटिक बॉडी होती है, रुकी हुई बॉडी होती है, उसकी उसको मूव कराने की क्षमता रखती है। यानी अभी आप कोई स्टैटिक बॉडी है, जैसे मान लीजिए, मान लीजिए ये आपकी कार है, इसके नीचे टायर लगे हुए हैं इसके, ठीक है, ये है आपका, मान लीजिए बिल्कुल ही प्लेन रोड है, प्लेन रोड पे आप जब इसको, अगर ये गाड़ी आपकी, जो भी आपकी व्हीकल है, ये रुकी हुई है, ठीक है, ये मान लीजिए व्हीकल है, व्हीकल, तो आप इस पे लोड लगाएं, ये रुकी हुई थी, जब आपने लोड नहीं लगाया, इस पे आप कुछ नहीं हरकत कर रहे थे, ये बिल्कुल रुकी हुई थी, पर जैसे ही आपने इस पे लोड लगाया, जैसे ही आपने इस पे लोड लगाया, इसने अपनी पोजीशन चेंज कर दी, और पोजीशन जैसे ही इसने चेंज की, और ये क्या किया, अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया, मान लीजिए ये कुछ दूर आगे बढ़ गया, ये आगे बढ़ के कुछ आगे चला आया, तो ये क्या होगा, ये फोर्स ने किसकी वजह से हुआ, ये फोर्स की वजह से हुआ। दूसरी बात करते हैं कि अगर ये बॉडी मूविंग कंडीशन, मान लीजिए कार मूव कर रही थी इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी, ठीक है, फोर अब भाई एक्सीलरेशन कर रहा है, ठीक है, और कार आपकी मान लीजिए कार ही है, कार एक्सीलरेट कर रही थी, एक्सीलरेट करके काफी आगे चली गई, तो हम लोग चाहते हैं कि कार एक्सीलरेट ना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, एक और फोर्स लगा देंगे उसके उल्ट, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो मान लीजिए मैंने डायरेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक लोड लगाया, ये मान लीजिए इधर 50 किलो न्यूटन का लोड लग रहा था, फोर्स लग रहा था, और इधर भी 50 किलोमीटर का लोड लगाया, तो जाहिर सी बात है कि अगर उतना ही लोड लगाते हैं तो क्या होगा, बॉडी रुक जाएगी, तो ये उसके स्टैटिक कंडीशन में आ गया। तीसरा हम लोग कर सकते हैं, तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, फोर्स कॉज बॉडी टू चेंज इट्स शेप। फोर्स फोर्स क्या करता है, बॉडी की शेप को चेंज भी कर सकता है, कैसे सर, अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए,
ठीक है, अभी एग्जांपल लेते हैं। अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं। चलिए, मान लीजिए ये सर क्या बना रहे हैं आप। ठीक है, बन गया। कुछ फील आ रहा है, क्या है? आपने, मान लीजिए ये रोड है आपकी, आप इस पे बाइक लेके जा रहे हैं या कार है आपकी। ठीक है, ये है मान लीजिए आपकी कार। ठीक है, आप इस पे अपनी कार से मूव कर रहे थे। तो आपने ये चीजें जरूर देखी होंगी कि बारिश के मौसम में क्या होती है। मान लीजिए रेनिंग, वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है। ये आपका ये मिट्टी से भरा हुआ पूरा इलाका है, ये पूरा क्या है, ये पूरा, सॉरी, ये पूरी आपकी मिट्टी भरी हुई है। ये मिट्टी, जाहिर सी बात है, रोड के नीचे मिट्टी भरी रहेगी, और कुछ तो भरा नहीं होगा। तो ये मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से कहाँ तक जाएगा। सिर्फ मैकेनिक्स इसलिए छोटा सब्जेक्ट नहीं है, मैकेनिक्स का यूज हर जगह है। सब्जेक्ट तो इतना ही है आपका, क्या पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अब इस पे बारिश हो रही थी, तो बारिश ने क्या किया, आपने देखा होगा कि कभी कभी होता है क्या है, कि बारिश के मौसम में रोड की साइड क्या होती है, वो ढह जाती है। पता चलता है कि रोड, वहाँ की रोड टूट गई, यहाँ की रोड टूट गई। तो ये कैसे होता है, क्योंकि लोड, जो बारिश है, ये सॉइल पर क्या कर रहा है, एक लोड लगा रहा है। तो लोड लगा रहा है तो वो क्या कर रहा है, उसकी शेप को चेंज कर दे रहा है। मान लीजिए उसकी शेप आप देख पा रहे हैं कि ऐसी है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि उसकी शेप कैसी है, कुछ इस प्रकार है। तो चलिए छोड़िए, आप देख पा रहे हैं उसकी शेप कुछ इस प्रकार है। अगर वो उसकी शेप चेंज कर देता है, जैसे मान लीजिए उसकी शेप कुछ इस प्रकार हो गई, ये कुछ ऐसे ढह गया, ये ऐसे बदल गया, चाहे मिट्टी है फैल भी तो सकती है। ठीक है, ऐसे ऐसे हो गया, तो क्या होगा, इसकी शेप चेंज हो गई। तो ये किसकी वजह से हुआ, फोर्स की वजह से हुआ। फोर्स कॉज द बॉडी टू चेंज इट्स शेप। बॉडी कुछ भी हो सकती है, जरूरी थोड़ी नहीं कि मैं इस बॉटल की बात कर रहा हूँ। तो सॉइल भी आ गया, मैंने सॉइल का एग्जांपल ले लिया। ठीक है, ये फोन है तो फोन का एग्जांपल ले लिया। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जांपल हो गए। अब ये हो गया, अब बात आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर पढ़ सकते हैं हम लोग थोड़ा सा। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। इसमें क्या होता है कि हम लोग फोर्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर सकते हैं, और फोर्स की क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, और इस पे कोई लोड लगा कुछ इस प्रकार का, ये लोड लगा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पे यहाँ पे पॉइंट लगा लीजिए। हम लोग इसके पैरेलली इस लोड को ट्रांसफर कर सकते हैं। मैं मान लीजिए इसको हम लोगों ने ट्रांसफर किया। ठीक है, ये बॉडी बनाई गई। चलिए छोड़िए, इसको हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। मान लीजिए इसको हम लोग ट्रांसफर करके ले आए, अ, ऐसे।
ये ट्रांसफर कर सकते हैं इसको, और इसकी मैग्नीट्यूड चेंज माने इसकी मैग्नीट्यूड ए है, इसकी मैग्नीट्यूड ए ही होगी। ठीक है, बस इतना ही सही जानना था हम लोगों को, या कह लीजिए हाँ इतना ही रखते हैं इसको, या लिख लीजिए इसके बारे में, वी कैन ट्रांसफर लोड फ्रॉम वन पोजिशन टू another position without change of its magnitude और लिखेंगे in the transference of load the resultant of the force will remain। ठीक है, विल रिमेन सेम। इसमें मतलब ये कह रहा है कि जब भी आप लोड को ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, ये अपनी लोड को चेंज नहीं करने, सॉरी अपनी रिजल्टेंट को चेंज नहीं करेगा। रिजल्टेंट इन द सेंस कि जब आप इस पॉइंट से लेकर के आपने यहाँ से लेकर के यहाँ पे लोड को ट्रांसफर किया, तो क्या ये अपने रिजल्टेंट को चेंज नहीं करने वाला है। जो भी इस बॉडी पर वो रिजल्ट पास करने वाला, जैसे हो सकता है ये इस बॉडी की शेप चेंज करने वाला हो, या इस बॉडी को फर्दर कहीं मूव कराने वाला हो, मान लीजिए मूव करा के यहाँ लाना चाहता था, तो अगर इसको यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करते हैं तो भी रिजल्टेंट वही रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रिंसिपल तो हो गया, फोर्स सिस्टम। ठीक है, फोर्स सिस्टम। तो फोर्स सिस्टम आज हम लोग यही रखते हैं। चलिए ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फोर्स सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये वास्ट टॉपिक है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तो ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे।